गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दर्दुबी आज आप लोगों के समक्ष पुनः एसएससी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 6500 प्लस प्रश्नों का संकलन है। यहाँ पर प्रश्न जो हैं चैप्टर वाइज क्रम में अरेंज किए गए हैं, तो आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार अपनी पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग इससे पूर्व जो डिस्कशन कर रहे हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, यहाँ पर हम लोग कई टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं और वर्तमान में जो चल रहा है ये है सॉइल अर्थात मिट्टी, और इसी मिट्टी के कुछ प्रश्नों की चर्चा आज के सेशन में भी की जाएगी। तो आइए यहाँ पर क्रम से हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं सेशन किसका है, ज्योग्राफी का सेशन है, और यहाँ पर जिस टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है ये है सॉइल। और सॉइल के अंतर्गत जो नेक्स्ट प्रश्न है इसको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर देंगे। क्या लिखा गया है यहाँ पर है, एरिड सॉइल आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन विच एक्सहिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स एरिड टोपोग्राफी, अर्थात शुष्क मिट्टी में मुख्य रूप से विकसित होती है जो विशेष शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है। आपको इसमें से सिलेक्ट करना है इस प्रकार के क्लाइमेट को। क्लाइमेट कैसा हो, यहां पर क्लाइमेट आपको बहुत बेहतर ढंग से समझना है। एरिड टोपोग्राफी का क्लाइमेट देखना है, कैसा है एरिड टोपोग्राफी, अर्थात शुष्क जो जलवायु है इसको कौन रिप्रेजेंट करता है। विकल्प क्या लिखा है, सदर्न उत्तर प्रदेश जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, फिर लिखा है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर लिखा है वेस्टर्न राजस्थान पश्चिमी राजस्थान, फिर लिखा है यहां पर सदर्न राजस्थान। तो ऐसा आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि अगर हम देखें इसको मैप के माध्यम से, इस प्रकार से अरावली मिलती है और अरावली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है, लूनी, और ये है अरावली। तो लूनी का अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें अरावली के पैरेलल, तो इस लूनी का जो ये इमेजिनरी लाइन है इसके जो पश्चिम वाला सेक्शन है, इधर वाला वेस्ट वाला जो सेक्शन है, इसको हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग पश्चिमी राजस्थान। और ये पश्चिमी जो राजस्थान है यही है थार का मरुस्थल। क्या है, थार का मरुस्थल। तो हाल का जो डेजर्ट है वह इसी काल्पनिक इमेजिनरी जो लूनी की लाइन है इसके वेस्ट में पाया जाता है, अर्थात यह वेस्टर्न राजस्थान है। कौन सा राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान है। इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। अगर आप दक्षिणी राजस्थान में आएंगे तो वहां पर आपको कुछ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन जब पश्चिमी में जाते हैं तो वहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा की प्राप्ति होती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट। मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। क्या क्या लिखा गया है यहां पर पेयर हैं, और इसमें से जो पेयर करेक्ट होगा उसी के आधार पर हमको आंसर का चयन करना है। यहां पर पहला लिखा गया है बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। फिर लिखा है मृण्मय अर्थात स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बलुई को कहते हैं सैंडी। सैंडी में क्या कह रहा है, प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर। कि जो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल में कह रहा है कि फाइन पार्टिकल सॉइल के क्या होते हैं, प्रपोर्शन में अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है, जो सैंडी सॉइल होती है उसमें जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं इनका साइज रिलेटिवली क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहां क्या कर रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हाई। फाइन वाले अधिक नहीं होते हैं, फाइन पार्टिकल यहां पर अधिक नहीं होता, बल्कि कौन सा पार्टिकल अधिक होता है, ग्रेटर वाला। तो इस आधार पर यह गलत हो जाता है क्योंकि सैंडी के कण बड़े होते हैं। फिर यहां पर लिखा क्ले अर्थात जो काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, ब्लैक मिट्टी है, उसकी बात कर रहा है, ब्लैक सॉइल की। यहां पर कह रहा है ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, कि जो बिग पार्टिकल है इसका प्रोपोर्शन अधिक है। गलत है, यहां पर फाइन पार्टिकल का प्रोपोर्शन ज्यादा है।
तो यहां पर जस्ट अपोजिट लिखा है, अर्थात जहां पर ग्रेटर लिखना चाहिए वहां पर फाइन लिखा है, जहां पर फाइन लिखना चाहिए वहां पर ग्रेटर लिखा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। और इस आधार पर अगर आंसर देखें तो ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, अर्थात यहां पर दोनों आंसर गलत हैं और इसलिए ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है इसको आप केयरफुली ध्यान दें। और क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डिटरमाइंस द एक्युमुलेशन ऑफ द सॉइल। तात्पर्य है मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है। मृदा के संचयन की बात कर रहा है, संचयन का तात्पर्य यहां पर है एक्युमुलेशन। इसकी बात कर रहा है, एक्युमुलेशन की बात कर रहा है कि मृदा के एक्युमुलेशन में यहां पर बताना है कौन सा कारक उत्तरदायी है। यहां पर क्या क्या लिखा गया है, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, उच्चावच और मूल चट्टान। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक ही विकल्प है कि मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है। अब मृदा के संचयन को कौन निर्धारित करता है, संचयन का तात्पर्य होता है एक्युमुलेशन अर्थात एकत्रीकरण। तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई हाईलैंड एरिया है, हाईलैंड एरिया से जब मटेरियल लो लैंड एरिया में डिस्प्लेस होता है, ट्रांसफर होता है, तो यहां पर इस मटेरियल का क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है, एकत्रीकरण होता है। क्या होता है, एक्युमुलेशन होता है। तो यहां पर एक्युमुलेशन की जो प्रक्रिया है सॉइल की, यह किसके ऊपर जाती है, अर्थात इसका प्राइमरी फैक्टर क्या है। क्या प्राइमरी फैक्टर प्राणी जगत है, क्या प्राइमरी फैक्टर वनस्पति जगत है, फ्लोरा है, क्या प्राइमरी फैक्टर इसका रिलीफ है, क्या प्राइमरी फैक्टर इसका पेरेंट अर्थात मूल चट्टान है। तो स्पष्ट होगा इसका प्राइमरी फैक्टर क्या है, उच्चावच है अर्थात रिलीफ है। क्या है, रिलीफ है, इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, सी। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग सॉयल इज करेक्ट। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहां पर पहला लिखा गया है पेयर फॉरेस्ट सॉयल। फॉरेस्ट सॉयल के बारे में क्या लिखा गया है, दीज सॉयल्स आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। वन मृदा वे नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्टदार होती हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा गया है, ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल के बारे में लिख रहा है जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट, अर्थात काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि यहां पर जो आंसर लिखा गया है काफी देखिए ट्रिकी है। सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा, जो वन मृदा है अर्थात जो वन में पाई जाएगी, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, दीज सॉयल आर लोमी। लोमी मतलब क्या होता है, एक प्रकार से यह दोमट होती है और कैसी होती है, सिल्टदार होती है। तो यहां पर जो आंसर हमारा होगा ये दोनों सही होगा, क्योंकि यहां पर एक नदी घाटी, तो नदी घाटी में क्या होता है, नदी की घाटी का जो किनारा है यहां पर दोमट होता है। दोमट मतलब होता है जिसमें कुछ न कुछ सिल्ट होता है और कुछ न कुछ क्ले होता है। तो सिल्ट और क्ले जहां पर मिक्स होते हैं उसको कहते हैं दोमट। तो यहां पर फॉरेस्ट सॉइल में वो भी कहां पर, नदी घाटी के किनारे, तो सिल्ट वाली और क्ले दोनों मिक्स टाइप की सॉइल पाई जाती है। ये तो सही है। इसी प्रकार ब्लैक की अगर बात करें तो ब्लैक जो सॉइल होती है विशेष तौर पर इसमें फास्फोरस का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, फास्फोरस का अभाव होता है। तो यह भी सही है। और इस आधार पर अगर आंसर आप देखेंगे यहां पर तो दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। क्या लिखा गया यहां पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉयल कंजर्वेशन मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉयल फ्रॉम रेनवॉश। अर्थात निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण पद्धति में विभिन्न फसलों को बारी बारी से, ध्यान रखिएगा बारी बारी से बात कर रहा है, पंक्तियों में उगाया जाता है। एक डिफरेंस यहां पर है पंक्तियों में, इसमें पंक्तियों में किया जाता है, वो भी अल्टरनेट फॉर्मेट में। कैसे, यहां पर लिखा है ना ग्रोइंग इन अल्टरनेट रो। तो यहां पर बताना है, और मिट्टी को बारिश के पानी से बचाने के लिए, मिट्टी जो है इसको बारिश के पानी से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है। का तात्पर्य है कि इस प्रकार से अगर कोई हमारा प्लाट है और इस प्लाट में हमको कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप ग्रो करना है, तो ऐसे हम इसको ग्रो करते हैं और अल्टरनेट फॉर्मेट में ग्रो करते हैं।
कि एक फसल समाप्त नहीं हुई कट के, तब तक हमने दूसरी फसल को यहां पर ग्रो कर दिया। जैसे मान लेते हैं हमने धान की फसल को लगाया है, धान की फसल अभी कटी नहीं, और उसी दौरान हम क्या करेंगे, उसी धान के दो रो के बीच में, जैसे एक रो ए है एक रो ए है, तो इसी के मध्य में हम क्या करेंगे, गेहूं की फसल को लगा देंगे। किसकी फसल को लगा देंगे, गेहूं की फसल को लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, धान की फसल जब कटेगी तो गेहूं की फसल तब तक कुछ ग्रो हो जाएगी, और इसका परिणाम क्या होता है, जो मिट्टी है इसको बारिश के पानी से बचाने में हेल्प मिलती है। तो इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है कृषि की, इसको क्या कहते हैं। विकल्प लिखा है रक्षक मेखला, फिर लिखा है समोच्च रेखीय जुताई अर्थात कंटूवर प्लगिंग, फिर यहां पर लिखा है टेरेस फार्मिंग वेदिका खेती, और यहां पर लिखा गया है इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल। तो यहां पर जो आंसर होगा ये होगा अंतर फसल। एक फसल कटने से पूर्व दूसरी फसल को हम क्या करते हैं, यहां पर ग्रो करने का प्रयास करते हैं, उसकी बुआई हो जाती है। क्या हो जाती है, बुआई हो जाती है। तो इसलिए इस मैकेनिज्म को कहते हैं अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग। और अगर टेरेस फार्मिंग की बात करें, समोच्च रेखी की बात करें, तो टेरेस फार्मिंग या कंटूवर जो प्लगिंग होती है, यह विशेष तौर पर किसी हिली रीजन में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। और इसी प्रकार रक्षक मेखला का जो प्रयोग किया जाता है, जहां पर वायु की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस वायु से उस फसल को बचाने के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं, तो वहां पर रक्षक पेटी की संकल्पना आती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा डी, इंटरक्रॉपिंग अर्थात अंतर फसलीय मैकेनिज्म। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, इन विच ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन मेथड इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, अर्थात तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल, विंड मूवमेंट को रोकने हेतु पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती हैं। यहां पर क्या क्या लिखा गया है, पलवार, फिर लिखा है रक्षक मेखलाएं, रॉक डैम और समोच्च अवरोध। तो इससे पूर्व वाले प्रश्न में हमने यह डिस्कशन कर लिया है कि जो रक्षक मेखला होती है अर्थात शेल्टर बेल्ट्स होती है, यही क्या करती है, वायु को रोकने का काम करती है, और इसलिए वनस्पतियों को लगाया जाता है। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा रक्षक मेखला अर्थात शेल्टर बेल्ट्स। जबकि अगर आपसे पूछा जाए मल्चिंग किसे कहते हैं, क्या मल्चिंग, मल्चिंग को ही हिंदी में कहते हैं पलवार बनाना। पलवार बनाना कोई ऐसा नहीं कि जो आप जानते नहीं है, हाँ टर्म से हम लोग भले अननोन हैं, लेकिन इसके उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। क्या है, सपोज दैट यहां पर कोई ऐसे खेत है, कोई प्लाट है, और यहां पर जो फसल है, क्या है फसल, तो फसल का जो यहां पर अवशेष होता है, ठीक, तो इस फसल के जैसे मान लेते हैं आपने धान की कटाई किया, धान की कटाई के बाद जो मटेरियल उसका बच जाता है, जैसे रूट है, जड़ हैं, फिर उसके तने हैं, तो ये सब जो वनस्पतियां हैं, दाना निकालने के पश्चात जब आप उसमें से अन्न निकाल लेते हैं तो उसकी एक वनस्पति बचती है, उसी को क्या करें, इस पूरे खेत में आप फैला दें, बिखेर दें। तो इस प्रकार से क्या होगा, खेत पूरी तरीके से ढक जाएगा पुआल से। किससे ढक जाएगा, पुआल से। तो यह जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं मल्चिंग। क्या कहते हैं, मल्चिंग, पलवार बनाना। और इसका फायदा क्या है, फायदा यह है कि मिट्टी का जो मॉइस्चर है ये मेंटेन रहेगा, क्योंकि सन रे इस पर डायरेक्ट पड़ेगी नहीं, और जब सन रे इस पर डायरेक्ट पड़ेगी नहीं तो इस पे उतनी एनर्जी हीट नहीं होगा और यहां से मॉइस्चर निकलेगा नहीं। और दूसरा यहां पर फायदा क्या होगा, यहां पर जब आप पलवार बनाते हैं, मल्चिंग बनाते हैं, तो यह जो पुआल है यह धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ह्यूमस में, अर्थात उर्वरक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कई फायदे हैं। इसी प्रकार रॉक डैम की भी संकल्पना हम लोग देखते हैं, कहां पर, जो हमारे हिली रीजन होते हैं वहां पर रॉक डैम की भी संकल्पना आती है। समोच्च अवरोध भी है, ये भी आपके हिली रीजन में ही देखने को मिलते हैं। इस प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा बी, अर्थात शेल्टर बेल्ट्स, जिसको कहते हैं रक्षक मेखलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से इसको देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प यहां पर क्या है, ऑप्शन यहां पर पहला है, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक
यहाँ पर कैशनट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त होती हैं। हम लोग प्रीवियस एपिसोड में लेटराइट सॉइल के बारे में कुछ न कुछ डिस्कशन किया है कि जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ विशेष तौर पर जो वेस्टर्न घाट है और हमारा जो पूर्वोत्तर का भारत है वहां पर इस प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है। और इस सॉइल में अल्युमिनियम और आयरन की अधिकता होती है, इनरिच होती है, और इसलिए यहाँ पर जो बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है यह काजू की फसल का होता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है लेटराइट सॉइल के बारे में, ये सही है, गलत नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दे आर जनरली रिच इन ह्यूमस, अर्थात इनमें ह्यूमस की काफी मात्रा होती है। गलत, ह्यूमस इनरिच नहीं होता है। लेटराइट सॉइल में जो ह्यूमस होता है या तो उसमें डिजॉल्व होकर के या तो उसके साथ बह करके आंतरिक भाग में चला जाता है, इंटरनल पार्ट में चला जाता है सॉइल के। क्योंकि इस प्रकार से हमारी सॉइल होती है तो जो यहाँ पर ह्यूमस है अर्थात जो कार्बनिक मटेरियल है यह जल के साथ घुल करके या बह करके आंतरिक भाग में इंटरनल पार्ट में चले जाते हैं। इसलिए इसमें ह्यूमस का अभाव होता है, ह्यूमस की अधिकता नहीं होती बल्कि क्या होता है, अभाव होता है। अर्थात ये सेंटेंस गलत है और गलत होने के कारण यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर बी ऑप्शन सही है। शेष आप यहां पे पढ़ लें। दिस सॉइल्स इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, ये भी सही है। लिखा है द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ये भी सही है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंटेंस ए भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये ऑप्शन नंबर सेकंड है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है ध्यान से पढ़ें और सोच समझ के उत्तर दें। क्या है यहां पर, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड अप ऑफ व्हिच सॉइल, भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा के बने हैं। भारत के उत्तरी मैदान अर्थात जो गंगा का प्लेन है उसकी बात कर रहा है, किस प्रकार की मिट्टी से बनी है। विकल्प एलुवियल सॉइल, फिर लिखा है पीटी सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल। स्पष्ट होगा, लेटराइट सॉइल तो आपके प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, ये तो है नहीं। काली सॉइल यानी ब्लैक सॉइल ये कहां पर है, ये दक्कन के ट्रैप पर है, ये भी नहीं होगा। जो पीटी सॉइल है ये कहां पर मिलती है, ये तटवर्ती क्षेत्र में मिलती है। कहां मिलती है, तटवर्ती क्षेत्र में मिलती है, अर्थात जहां पर वाटर लॉगिंग हो, क्या हो, वाटर लॉगिंग हो, जल भराव हो। तटवर्ती का तात्पर्य है जहां पर जल भराव हो, क्या हो, जल भराव, अर्थात वाटर लॉगिंग हो, क्या हो, वाटर लॉगिंग हो। इससे पूर्व के प्रश्न में एक बार इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। और जो यहां पर उत्तर का विशाल मैदान है यहां पर जो प्रमुख सॉइल है इसका नाम है एलुवियल सॉइल। क्या नाम है, एलुवियल सॉइल, अर्थात जलोढ़ मृदा। नदी अपने जल के माध्यम से इरोजन के द्वारा पहाड़ का मटेरियल काट काट करके अर्थात हिमालय के मटेरियल को काट काट करके इस मैदान में ला करके इकट्ठा की है, जिससे मैदान का फॉर्मेशन हुआ है। इस प्रक्रिया को कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। आंसर यहां पर होगा विकल्प नंबर ए। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है काफी अच्छा प्रश्न है। द बेयर ग्राउंड्स बिटवीन प्लेन्स इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, दिस मेथड इज कॉल्ड, अर्थात मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हमने एक प्रश्न अभी अभी डिस्कशन किया है कि जब कोई ऐसे हमारा ग्राउंड हो एग्रीकल्चरल और यहां पर हम जो फसल के अवशेष हैं उसको अगर बिखेर दें, वही कह रहा ना, अनावरित भूमि को। अनावरित का तात्पर्य होता है जो खाली हो। अगर अनावरित भूमि को जैव पदार्थ अर्थात जैसे पुआल हो गया, घास फूस हो गया, वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, इन सबको उसी सॉइल के ऊपर बिखेर दिया जाए, वही कह रहा कि एक परत से ढक दिया जाए, तो इस विधि को क्या कहते हैं। तो आपको स्पष्ट होगा, आंसर हमने बताया है मल्चिंग। क्या होता है, मल्चिंग। और आगे जो लिखा है रॉक डैम, शेल्टर, बेल्ट, फिर लिखा है कंटूर, बैरियर्स। तो ये सब जो हैं ये अलग अलग परिदृश्य में
प्रासंगिक होते हैं। लाइक दैट ये जो आपका है चट्टान, तो यह हिली रीजन के लिए है। फिर यहाँ पर लिखा शेल्टर बेल्ट्स, तो जहां पर वायु का प्रभाव अधिक होता है, अर्थात जो हमारे रेगिस्तानी बेल्ट होते हैं, डेजर्ट बेल्ट होते हैं, वहां पर रक्षक पेटिका का उपयोग किया जाता है। समोच्च रेखीय जो कंटूर बैरियर्स हैं, ये भी हिली रीजन के लिए होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां के लिए यह मैकेनिज्म बनाया जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेप दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, अर्थात उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का भाग नहीं है। किसका? डिकम्पोजिशन अर्थात अपघटन का भाग नहीं है। विकल्प क्या लिखा गया यहां पर? लीचिंग, फिर लिखा है ह्यूमिफिकेशन अर्थात ह्यूमस निर्माण, फिर लिखा गया है अपचय अर्थात कैटाबोलिज्म, फिर लिखा है मृदा का अपरदन। तो यहां पर आपको स्पष्ट रखना होगा प्रश्न क्या है। प्रश्न ए है डिकम्पोजिशन, अर्थात यहां पर अपघटन की बात कर रहा है। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का जो बेसिक नेचर होता है कि कोई भी मटेरियल हो, जब यह अपने फंडामेंटल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए? फंडामेंटल पार्टिकल में। सपोज दैट एज ए ह्यूमन बॉडी, जब यह एक निश्चित एज के बाद समाप्त होता है, तो यह ह्यूमन बॉडी जो है यह कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट होती है? कुछ मटेरियल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ मटेरियल वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ मटेरियल सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पूरा बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है ये डिकम्पोज हो गई अपने फंडामेंटल पार्टिकल में। तो इसी प्रकार कह रहा है कि जो सॉइल होता है, आइडेंटिफाई द स्टेप दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, को डिकम्पोजिशन का कौन सा पार्ट नहीं है। यहां पर क्या है? लीचिंग। तो लीचिंग में होता क्या है? लीचिंग में हमने कहा कि जो आपकी सॉइल है, सॉइल का जो ऊपरी मटेरियल है, यह मटेरियल धीरे धीरे आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाता है। क्यों प्रवेश कर जाता है? क्योंकि यहां पर जल की अधिकता होती है। तो यहां पर भी कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसी प्रकार ह्यूमस निर्माण में भी कुछ न कुछ डिकम्पोजिशन हो रहा है, अर्थात जो कार्बन मटेरियल है यह डिकम्पोज होकर के ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है, अर्थात फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करता है। सेम यहां पर कैटाबोलिज्म का भी तात्पर्य होता है कि डिकम्पोज होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं या अन्य प्रकार की जो ऊर्जा की सामग्री होती है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है डिकम्पोजिशन के द्वारा एनर्जी के फॉर्मेट में। ये भी डिकम्पोजिशन का ही उदाहरण है। लेकिन जो सॉइल का इरोजन है यह डिकम्पोजिशन का उदाहरण नहीं है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सॉइल का इरोजन। क्या हो जाएगा? सॉइल का इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लावा प्लेटू आर रिच इन विच काइंड ऑफ सॉइल, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है। यहां पर ऑप्शन है लेटेराइट सॉइल, जलोढ़ सॉइल, एलुवियल सॉइल, फिर लिखा है रेड सॉइल लाल मिट्टी, फिर लिखा है ब्लैक सॉइल। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि द लावा प्लेटू आर रिच इन विच ऑफ सॉइल, अर्थात लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है। यहां पर लेटेराइट है, एलुवियल है, रेड है और ब्लैक है। तो पहले ये डिफरेंस तो याद रखना है कि इन सब में अंतर क्या होता है, क्योंकि बगैर अंतर समझे हम यदि आंसर देते हैं तो यहां पर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहां पर आंसर जो होगा ये तो होगा ब्लैक। क्या हो जाएगा? ब्लैक। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन डिफरेंस क्या है ये थोड़ा हम समझते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जो बसाल्ट राख होती है, कौन सी राख होती है? बसाल्ट। बसाल्ट राख में होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट प्लस टिटैनीफेरस। टिटैनीफेरस, इन दोनों का ये मीनिंग है कि यह आयरन रिच है। क्या है? आयरन रिच है। इसमें आयरन अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है और आयरन अधिक होने के कारण इससे जो सॉइल बनती है, इस सॉइल को हम लोग कहते हैं ब्लैक सॉइल। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। तो जो हमारा प्लेटू का रीजन है, कौन सा? जो हमारा लावा का पठार है, अर्थात ये बसाल्ट राख के बने हैं, तो इसी का कन्वर्जन होता है किसमें? ब्लैक सॉइल में होता है। किसमें होता है? ब्लैक सॉइल में। इसी प्रकार जो ग्रेनाइट और नीस होता है, कौन? ग्रेनाइट और नीस होता है प्लस नीस, इसमें होता है फेरस की अधिकता होती है। किसकी होती है? फेरस के ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसको थोड़ा सही कर देते हैं। यहां पर होता है Fe2O3
की अधिकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जो सॉइल होती है वो रेड होती है। कैसी होती है? लाल मृदा। तो लाल मृदा का फॉर्मेशन वहां पे होता है जहां पर ग्रेनाइट और नीस की अधिकता होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो लावा है, लावा के परिणाम स्वरूप जो मिट्टी यहां पर बनती है वो बसाल्ट है। बसाल्ट में किसकी अधिकता? मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। एलुवियल सॉइल जो होती है कहां पर पाई जाती है? तो जहां पर नदियों के द्वारा मिट्टी को लाया जाता है, जैसे गोदावरी का बेल्ट है, गंगा बेल्ट है, ब्रह्मपुत्रा बेल्ट है, तो यहां पर एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। अगर हम बात करें लेटराइट, तो जहां की वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर एलुवियल सॉइल का लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार इन सब में डिफरेंस है, इसको ध्यानपूर्वक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर लिखा गया है काफी अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ दीज मेथड्स इज यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड, यहां पर है रिस्कोर, भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्या क्या विधि यहां पर है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है? रिस्टोर की बात कर रहा है। यहां पर क्या होना चाहिए? रिस्टोर का तात्पर्य होता है संरक्षण, कंजर्वेशन एंड लैंड रिस्टोर होना चाहिए यहां पर, ठीक है। रेस्कोर भी यहां पर उचित है। तो भूमि संरक्षण के लिए यहां पर कौन सी विधि है जो उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन अर्थात वन उन्मूलन। तो आप इमेजिन करो किसी प्लेस से यदि आपने वृक्ष को हटा दिया तो वर्षा के जल के द्वारा उस सॉइल का इरोजन होगा, अर्थात सॉइल का कंजर्वेशन नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इरोजन होगा। तो ये तो गलत हो गया। सॉइल का यहां पर क्या करना है? कंजर्वेशन करना है, लेकिन ये तो इरोजन का पार्ट हो गया। फिर लिख रहा है पोचिंग, अवैध शिकार। तो अवैध शिकार के परिणाम स्वरूप आप सोचिए, अच्छा यहां पे क्या लिखा है? भूमि संसाधन के संरक्षण निम्न में किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक ना? तो वन उन्मूलन से तो होगा नहीं। फिर लिखा है अवैध शिकार। क्या अवैध शिकार से इसका संरक्षण संभव है क्या? ऐसा भी तो नहीं है। फिर यहां पे लिखा है भूमि उद्धार। क्या है? भूमि उद्धार, ये भी नहीं। भूमि उद्धार से हम क्या करते हैं? लैंड रिक्लेमेशन के माध्यम से भूमि संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम रिस्टोर करते हैं। क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं। जबकि यहां पर लिखा है रासायनिक कीटनाशक और अंधाधुंध उपयोग। जब आप किसी भी सॉइल में एक निश्चित अमाउंट से अधिक किसी भी प्रकार के केमिकल कंपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो वह सॉइल जो होती है उसका जो एक रेशियो होता है वह रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा और परिणाम सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी और जो हमारा फूड चेन है वह भी इफेक्ट हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां उस पर आधारित जितने भी प्राणी हैं सबको देखने को मिलती है। तो ये भी गलत है। तो सही क्या है यहां पर? यहां पर सी ऑप्शन सही है, अर्थात लैंड रिक्लेमेशन, भूमि उद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, विच इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉफी इन इंडिया? भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यहां पर आप विकल्प को ध्यान से देखें, लिखा गया है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो ऐसा आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी होगी जो कॉफी के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, कॉफी का जो प्रोडक्शन होता है कहां पर होता है? विशेष तौर पर जो हमारे दक्षिण भारत वाले सेक्शन होते हैं, खास करके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यहीं पर होता है। तो यहां पर किस प्रकार की सॉइल होती है? लेटराइट सॉइल होती है, क्योंकि वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर लेटराइट सॉइल होती है। तो लेटराइट सॉइल किसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है? तो कॉफी उत्पादन के लिए। इसी प्रकार रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किसके लिए होती है? तो कपास के लिए और मूंगफली के लिए काफी बेहतर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में आप राइस फिर व्हीट इनका आप एग्रीकल्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? निम्नलिखित में से कौन सा घटक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है, स्पष्ट देखिएगा। नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यहां पर है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या सॉइल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है या नहीं? तो कंट्रोल करता है। जैसा क्लाइमेट वैसी सॉइल। अगर वर्षा अधिक तो लेटराइट सॉइल, वर्षा कम तो सेमी एरिड टाइप की सॉइल अर्थात डेजर्ट सॉइल बनती है।
तो इसका तात्पर्य है क्लाइमेट कंट्रोल करता है सॉइल के फॉर्मेशन को। ये तो सही हो गया, लेकिन ये कह रहा है प्रभावित नहीं करता, अर्थात यहां पर नकारात्मक बताना है, नेगेटिव पॉइंट। फिर लिखा है पेरेंट मटेरियल। मीनिंग इसका क्या है कि जिस मटेरियल से वह सॉइल बनी है, क्या वह मटेरियल उस सॉइल के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी है कि नहीं है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि बसाल्ट में मैग्नेटाइट टिटैनिफेरस है और रिजल्टेंट ब्लैक सॉइल बनती है, तो कंट्रोल तो करती है। और जो हमारा ग्रेनाइट नीस है जिसमें फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है, उसके परिणाम स्वरूप रेड सॉइल बनती है। तो इसका तात्पर्य जो पेरेंट मटेरियल है यह भी सॉइल के फॉर्मेशन को रेगुलेट करती है। तो इसका मीनिंग है ये भी तो सही हो गया। तीसरा भूस्खलन। भूस्खलन का सॉइल के फॉर्मेशन से कोई रोल है ही नहीं, कहीं तो दूर तक इसका कोई फॉर्मेशन से रोल है ही नहीं, तो इसका कोई संबंध नहीं और इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बल्कि टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी का भी सॉइल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसा टोपोग्राफी वैसी सॉइल। टोपोग्राफी का तात्पर्य होता है कि सी लेवल से इसका हाइट कितनी है, कितना अप कितना डाउन है, और उसके अकॉर्डिंग सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इससे भी रेगुलेट होती है सॉइल का फॉर्मेशन, लेकिन लैंडस्लाइड से सॉइल के फॉर्मेशन को रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर है ध्यान से पढ़ें। व्हाट डू यू कॉल द वेट अ सॉइल कैन विथस्टैंड बिफोर सीवियर डैमेज अकर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले एक मिट्टी जिस भार का सामना कर सकती है उसे आप क्या कहते हैं। लिखा गया है फील्ड कैपेसिटी, मृदा जलधारिता, फिर है वियरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व, और है बफरिंग कैपेसिटी, उभय प्रतिरोधन क्षमता। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यहां पर इंग्लिश मीनिंग जानने का यही कॉन्सेप्ट है कि हिंदी के टर्म बहुत क्लिष्ट होते हैं कभी काल। यदि आपको उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है तो फिर आंसर देने में कभी काल आप असहज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहां पर इंग्लिश मीनिंग भी देखने का प्रयास करते हैं किसी भी पर्टिकुलर हिंदी का, जिससे आंसर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पर आप समझिए फील्ड कैपेसिटी अर्थात मृदा की जो जलधारिता है, इसका तात्पर्य है कि उस पर्टिकुलर सॉइल की जो कैपेसिटी है किसी जल को धारण करने की, इसका संबंध उससे। लेकिन प्रश्न जो है ये आप ध्यान रखिएगा, सीवियर डैमेज अकर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। सॉइल के स्ट्रक्चर को जो डैमेज करता है उसके बारे में प्रश्न पूछा रहा है। तो ये रीजन है यहां पर बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी के अगेंस्ट यदि उसके ऊपर आप किसी प्रकार का यदि आपने एक्शन लिया तो वह सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in area of low rainfall in which eastern and southern part of Deccan Plateau। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है। कौन सी मिट्टी? यहां पर लिखा है रेड सॉइल, फिर लिखा है ब्लैक सॉइल, फिर लिखा है एलुवियल सॉइल और लिखा है शुष्क सॉइल। तो एक ही आंसर सही होगा। और ये भी क्या प्रश्न है? दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी, ध्यान रखिएगा पूर्वी और दक्षिणी भाग की बात कर रहा है, अर्थात यहां पर तमिलनाडु वाला सेक्शन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश वाला सेक्शन आ जाएगा। तो इस सेक्शन में और कर्नाटका का भी जो सेक्शन है आपका पूर्वी सेक्शन आएगा, केरला का भी सेक्शन आएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो सॉइल बनती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रेड सॉइल। क्या नाम है? रेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा यहां पर लिखा गया है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने आंसर को देने का प्रयास करें। क्या लिखा गया है? विच पार्ट ऑफ द सॉइल कंटेन्स ह्यूमन, अर्थात मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? प्रीवियस एपिसोड में इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्या था? हमने आपसे डिस्कस किया था कि सॉइल की एक परिच्छेदिका होती है, सॉइल प्रोफाइल होती है। क्या होती है? सॉइल प्रोफाइल होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये है सॉइल प्रोफाइल। इस सॉइल प्रोफाइल का जो एकदम अपर लेयर होता है इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक लेयर। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर का तात्पर्य है यहां पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है।
फिर इसके पश्चात होता है ए लेयर, फिर यहां पर होता है बी लेयर, फिर यहां पर होता है सी लेयर, और नीचे सबसे होता है जिसको कहते हैं रॉक। क्या कहते हैं? रॉक, चट्टान है, अर्थात पेरेंट मटेरियल है। तो यहां पर मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है, तो यहां पर आपको देखना है क्या बी में होता है, तो बी में होगा नहीं। आधार में होगा अर्थात रॉक में होगा तो यहां भी नहीं होगा। सी में होगा, यहां भी नहीं होगा। अगर होगा तो सबसे ऊपर ही होगा, और सबसे ऊपर कौन है? ऑर्गेनिक और ए लेयर। ऑर्गेनिक लेयर को ही जो नाम देते हैं इसको कहते हैं ए ओ लेयर। क्या कहते हैं? ए ओ लेयर। तो ए ओ लेयर को ही कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर, और उसके पश्चात जो सेकंड लेयर होती है उसको कहते हैं ए लेयर। तो इतना हमको स्पष्ट हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा ये होगा ए होराइजन, अर्थात ए क्षितिज में ह्यूमस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी यहां पर बेहतर है, ध्यान से पढ़ करके हम लोग आंसर देंगे। क्या लिखा गया यहां पर? फिलअप करना है। आर्थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स इम्बेड विथ मोरेन, अर्थात हिमाच्छादित मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप हैं जो मोराइन से जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? भावर, करेवा, द्वार्स और दून। तो ऐसा स्पष्ट आपको होगा कि दून की जो घाटी है, ये दून क्या है? एक घाटी है, और इसी नाम के आधार पर बनता है कोदरी दून। क्या? कोदरी दून, पाटली दून, पाटली दून। ये सब जो प्लेस हैं कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है। और जिस घाटी में ये विद्यमान है उस घाटी का नाम है, जिसको कहते हैं MBF या MBT की घाटी है। मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट में ये पाया जाता है, और इसी मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट में द्वार की घाटी भी पाई जाती है, और इसी के नाम पर है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार। तो हरिद्वार इसी घाटी में उपस्थित है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार जब हम बात करते हैं भाबर, तो भाबर का तात्पर्य होता है कि जब नदियां ऐसे किसी पहाड़ी क्षेत्र से उतर करके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो अपने द्वारा लाए गए बड़े बड़े जो यहाँ पर मटेरियल हैं इसको डिपॉजिट कर देती हैं, और डिपॉजिट करने के पश्चात नदी इसके नीचे से निकल जाती है। नदी इसके नीचे से निकल जाती है, तो इस प्लेस को हम लोग कहते हैं भावर। क्या कहते हैं? भावर। और आगे जाकर के यह नदी, जब यहाँ पर छोटे छोटे मटेरियल होते हैं तो इसके ऊपर से नदी का जल बहने लगता है, इसको कहते हैं हम लोग तराई। क्या कहते हैं? तराई। तो भाबर और तराई नदी के संबंध में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है? हिमाच्छादित से पूछा गया। किससे पूछा गया? हिमाच्छादित से। हिमाच्छादित का जो संबंध है ये है करेवा से। किससे है? करेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन भी काफी बेहतर है। क्वेश्चन है, इज अ डीप रेड सॉइल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन एंड ऑफ्टन डेवलप ऑन मैफिंग इग्नियस बेड रॉक। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक गहरी लाल मिट्टी है और अक्सर मैफिक आग्नेय आधार पर विकसित होती है। यहां पर ऑप्शन है एरिड, पेडोकल, लैटराइट और सैलाइन। तो आपको जवाब देना है। किसके बारे में जवाब देना है? ध्यान रखिएगा, यहां पर रेड सॉइल के बारे में। किसके बारे में? डीप रेड सॉइल फाउंड इन, कहां पर? एरिड में, सेमी एरिड में, लैटराइट में या लवण में? तो हमने स्पष्ट किया है रेड सॉइल जो पाई जाएगी बेसिकली यहां पर, अगर हम सैलाइन की बात करें तो सैलाइन आपका कहां पर होता है? जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर सैलाइन वाटर होते हैं। कैसे होते हैं? सैलाइन वाटर, और वहां की सॉइल भी सैलाइन होती है। तो आंसर तो इसका पर्टिकुलर होगा लेटराइट। क्या हो जाएगा? लेटराइट, क्योंकि लेटराइट सॉइल ही रेड सॉइल के दायरे में आती है। जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर पाई जाती है लेटराइट सॉइल। यहां पर एरिड जो होता है या डेजर्ट वाले रीजन में पाया जाता है, जो हमारे थार के डेजर्ट है वहां पर पाया जाता है। और पेडोकल सॉइल जो होती है, देखो सॉइल को दो फॉर्मेट में रखा जाता है, एक होता है पेडोकल, एक होता है पेडल्फर। पेडोकल का तात्पर्य होता है कि जो बड़े क्षेत्र होते हैं, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं इसको कंट्रोल करता है वर्षा, ये वर्षा के द्वारा कंट्रोल होती है, ये होती है पेडोकल सॉइल। और जो शुष्कता के द्वारा कंट्रोल होती है उसको कहते हैं पेडल्फर सॉइल। क्या कहते हैं? पेडल्फर सॉइल। और इसी प्रकार लेटराइट, लेटराइट ही अक्सर क्या होती है? या रेड कलर में पाई जाती है, और यहां पर मैफिक आग्नेय आधार में देखने को मिलते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड्स इन सनफ्लावर कल्टीवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है?
यहाँ पर विकल्प क्या लिखा गया है? कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और राजस्थान है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही होगा और वो क्या हो जाएगा? कर्नाटका। कर्नाटका प्रमुख रूप से सूरजमुखी के प्रोडक्शन में अग्रणी है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का किसमें प्रोडक्शन ज्यादा है? तो गन्ना। गन्ना में नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। पंजाब की बात करें तो गेहूं के प्रोडक्शन में आता है। फिर अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर दलहन फसलों का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, अर्थात कर्नाटका में सूरजमुखी की खेती प्रमुख रूप से की जाती है और अग्रणीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सॉइल ऑफ इंडिया नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग रिपोर्ट पब्लिशिंग नंबर 94 विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल। भारत की मिट्टी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो और भूमि उपयोग योजना रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी अर्थात आदेश सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो यहां पर ये देखो इतना लंबा चौड़ा नाम लिखा गया है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है इसमें कौन सी सॉइल है। यह अगर वर्गीकरण देखें तो यूएस या रिपोर्ट है जिसके अनुसार यह वर्गीकरण किया गया है। और यहां पर भारत में जो सर्वाधिक सॉइल है इसका नाम है इंसेप्टी सोल और इसका परसेंटेज लगभग है 39.6% जो भारत की सॉइल है यह इंसेप्टी सॉइल टाइप की है। एरिड सॉइल का तात्पर्य होता है जो शुष्क क्षेत्र में होती है। कहां पर होती है? शुष्क क्षेत्र में होती है। जो ऑफिस सॉइल होती है इसी को हम लोग चेरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरनोजम सॉइल कहते हैं। और जो हमारा मॉसी सॉइल होती है यह ज्यादातर पीट सॉइल होती है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या होती है वहां पर पीट सॉइल अर्थात मोलोसिस। जो चेरनोजम होती है अर्थात सेमी एरिड टाइप के जो रीजन होते हैं वहां पर चेरनोजम अर्थात ऑल्फीसोल। और जो शेष भारत की मृदाएं हैं एक ऐसी होती हैं इंसेप्टी सोल होती हैं। जो एरिड रीजन होता है वहां पर एरिडोसोल टाइप की सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर काफी अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? सैलाइन है, पीटी है, रेड है और येलो है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या लिखा गया है? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता। तो जहां पर वर्षा ज्यादा है और जल ज्यादा है अर्थात वाटर लॉगिंग की समस्या है। कौन सी है? वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग की समस्या जहां होता है अर्थात इसको कहते हैं जल भराव। क्या कहते हैं? जल भराव। और इसी को कहते हैं दलदली। क्या कहते हैं? दलदली प्लेस। तो जब दलदली प्लेस है तो यहाँ की जो सॉइल होती है इसी को कहते हैं हम लोग पीट सॉइल। क्या कहते हैं? पीट सॉइल। तो पीट सॉइल सामान्यतः इसी प्रकार की होती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या क्या यहां पर विकल्प लिखा गया है? पहला लिखा गया डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी एंड कृष्णा आर मेड फ्रॉम एलुवियल सॉइल। क्या यह सही है गलत? तो सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर लिखा है ओल्ड एलुवियल इज कॉल्ड बांगर एंड न्यू एलुवियल इज कॉल्ड खादर। ये भी सही है। फिर लिखा है इन द हिमालयन रीजन बी फाउंड एलुवियल सॉइल। हिमालयी क्षेत्र में हमें एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी मिलती है। क्या यह सही है गलत? फिर लिखा है उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं। आप सोचिए जो हिमालय रीजन है क्या हिमालय में एलुवियल सॉइल पाया जाएगा क्या? तो यहां पर हिली टाइप की सॉइल पाई जाती है। कैसी पाई जाती हैं? तो यहां पर पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है, ना कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सामान्यतया मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर काफी बेहतर है। इन विच ईयर वाज द सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड टू कैरी आउट साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉइल। अर्थात मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में स्थापित किया गया? यहां पर विकल्प है 1962, 1950, 1947 और 1956। तो आंसर यहां पर है 1950। आंसर पता है तो जवाब दीजिएगा, नहीं पता है तो इसको ट्राई न करिएगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, क्योंकि पूरी तरीके से यह फैक्ट पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है यहां पर देखते हैं एक बार क्या था। नहीं, ये 1956 होगा। क्या होगा? 1956 होगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट
पेयर्ड। निम्नलिखित में से कौन गलत युग्मित है? यहां पर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का तात्पर्य होता है मानव विज्ञान अर्थात सांस्कृतिक भूगोल। फिर डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में हम लोग जनांकिकी की बात करते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करते हैं। हाइड्रोलॉजी को या हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ओशनोग्राफी की चर्चा करते हैं। और जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी के अंतर्गत यहां पर लिखा क्या? फाइटोभूगोल। तो फाइटोभूगोल पेडोलॉजी के अंतर्गत नहीं होता। पेडोलॉजी के अंतर्गत जो होता है यह मृदा विज्ञान होता है। क्या होता है? मृदा विज्ञान। यहां पर सॉइल की स्टडी की जाती है। तो इस आधार पर यह गलत युग्म है, गलत मैच है, और इस आधार पर आंसर यही हो जाएगा। शेष सभी करेक्ट है। हाइड्रोलॉजी ही ओशनोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहलाता है, और एंथ्रोपोलॉजी को ही कल्चरल ज्योग्राफी हम लोग कहते हैं। लेकिन पेडोलॉजी को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां पर सॉइल का फॉर्मेशन यहां पर पढ़ा जाता है। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा यहां पर डी। और इसी के साथ यह आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग डिस्कशन जो है अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।